गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और स्टडीज अपनी शुरू कर दी होगी और अच्छी स्पीड से कर भी रहे होंगे। स्टडीज को स्पीड से करिएगा, ओके? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना जरूरी होता है और वो तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को स्पीड से पढ़ोगे, तभी आप चीजों को 3 बार क्या कर सकोगे, पढ़ सकोगे। और 3 बार पढ़ने वाला कभी भी फेल नहीं हो सकता, या फिर ये कहें पास होने का जो सीक्रेट है बस वो यही है कि आप 3 या 4 बार रिवीजन करने चले जाइए, ओके? फिर आपको सारी चीजें लर्न भी हो जाएगी, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लर्न करते हैं ना वो भूल जाते हैं, लेकिन जो 4 बार पढ़ते हैं उन्हें सब चीजें लर्न हो जाती है। अच्छा, अब ये जो हमारा लेक्चर है ये हमारा अमेंडमेंट लेक्चर है, टीडीएस टॉपिक का है और ये लास्ट अमेंडमेंट लेक्चर होगा टीडीएस का। इससे पहले हमने 2 सेक्शन कवर करे हैं, 194R और 194S, और दोनों रेस्पेक्टिव लेक्चर के अंदर मैंने बताया है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा ना वो बिल्कुल अमेंडमेंट जो आए हैं, न्यू सेक्शन आए हैं, उनके बेस पे बिल्कुल बन जाएगा। तो अगर आप वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो लेक्चर देखने के बाद में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वो आप उसको कर सकेंगे। एज यूजुअल पीडीएफ हमेशा टेलीग्राम पे अवेलेबल हो ही जाता है, तो आप पीडीएफ को वहां से क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। चैनल हमारा सीए जगत खींचा सर है, तो वहां से कर सकेंगे। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताई थी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर के भरोसे मत रहिए। मेरे लेक्चर या किसी और के लेक्चर के भी हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं, या फिर मैं ये कह दूं मैं अपनी भी बात कर रहा हूं। लेक्चर के भरोसे भी बिल्कुल भी मत रहिए, ओके? आपका यह है कि आपने कर लिया अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया और आपको फील होता है कि हाँ यस हमने अमेंडमेंट कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा ही जरूरी है खुद का सेल्फ क्या करना, रीड करना। मैं आपसे ये भी उम्मीद नहीं करता कि आप सेल्फ उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंडिंग आपको लेक्चर के अंदर रेडीमेड मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको क्या करें, रीड करें। सुना हुआ भूलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और मान के चलिए कि अभी आप अमेंडमेंट लेक्चर कर भी लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप उनको भूल भी जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उनको क्या करें, रीड करें। और उसके लिए आपको एक तरीका बताया है, लेक्चर को आप 1.5x की स्पीड पे कर लीजिए, अपना टाइम बचा लीजिए, और उस बचे हुए टाइम के अंदर जो लेक्चर था उसका जो पीडीएफ था उस पीडीएफ को आप क्या करें, रीड करें। लेकिन हाँ, प्राइमरी मेहनत आप ही की होनी चाहिए। आपकी मेहनत में हम सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, आपको हेल्प कर रहे हैं। लेक्चर देखिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको कुछ भी क्या नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी। मेहनत आप ही को करनी है, और आप जो सेल्फ क्या करेंगे, रीड करेंगे, ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, और जब याद रहेगा तभी लिख सकेंगे। और मार्क्स किसके मिलते हैं, लिखने के ही मिलते हैं। तो खुद से पढ़ना आप उसको प्राइमरी टास्क माने, ठीक है? और चलिए अब हम क्या करते हैं, कवर करते हैं अमेंडमेंट। ये लेक्चर में मैं आपको अमेंडमेंट हुआ है 194 IA में, मैं आपको सिर्फ अमेंडमेंट कवर नहीं करा के पूरा सेक्शन ही कवर करा देता हूं, सो डेट अगर किसी को तकलीफ है कि ये सेक्शन पहले का ध्यान ही नहीं है तो अब अमेंडमेंट कैसे समझ में आएगा, तो उससे बेहतर है कि हम पूरा ही सेक्शन क्या कर लें, कवर कर लें, ठीक है? तो जिनको आता भी है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है उनको सीखने को मिल जाएगा, और दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट कवर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टीडीएस टॉपिक है, और आप जैसा देख पा रहे हैं अमेंडमेंट जो हुआ है वो सेक्शन 194 किस में हुआ है, IA के अंदर हुआ है। जिन्हें नहीं मालूम मैं बता देता हूं, 194 IA की एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब मुझे आपको क्या करना हो, पेमेंट करना हो। तो एक एग्जांपल मान लीजिए कि जगत सर आपको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। किस बात का पेमेंट कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसफर हुआ है, आपने मुझे ट्रांसफर करा है, मुझे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ट्रांसफर करा है आपने किस चीज को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड और बिल्डिंग होती है, तो वो आपने मेरे को ट्रांसफर करी, मुझे आपको उसका क्या करना है, पेमेंट करना है। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने आपने मुझे ट्रांसफर करी है, तो आपने उसे कैपिटल असेट की तरह हेल्ड करी थी, तो भी सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन में आ जाए तो घबराना नहीं। और अगर आपने उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह भी हेल्ड करा था और आपने मुझे उसको क्या करा है, बेचा है, ट्रांसफर करा है, तो भी 194 IA एप्लीकेबल हो जाएगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो। इसका मतलब है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी जो आप मुझे बेच रहे हैं, अगर वो आउटसाइड इंडिया भी सिचुएटेड है, तो मैं जब आपको पेमेंट करूंगा मुझे आपका 194 IA के अंदर क्या करना होगा, TDS करना होगा। तो समझ लीजिए बात को कि कैपिटल असेट, स्टॉक इन ट्रेड कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
सिचुएटेड इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, डजेंट मैटर है, बस ट्रांसफर क्या हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है। लेकिन इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर नहीं है रूरल एग्रीकल्चर क्या है, लैंड। ठीक है ना, आपको ध्यान हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर करने पे उसको कैपिटल एसेट नहीं मानते, तो कैपिटल गेन की लायबिलिटी आती ही नहीं है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं है, लेकिन हाँ अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वो जरूर यहां पर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आपने कोई से भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मुझे क्या करा है, ट्रांसफर करा है, और मैं अब आपको उसका क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। तो मैं अब आपका क्या करने वाला हूं, टीडीएस करने वाला हूं। ओके, अब बात को समझ लीजिएगा। देखिए इधर तो मैं पेयर हूं, और पेयर अपने एग्जाम्पल में यहां पर कौन है, जगत सर है। ठीक है ना, आपके एग्जाम्पल में पेयर कौन है, जगत क्या है, सर है। ठीक है, और पेई कौन हो, आप हो, और आप मेरे कौन, सभी स्टूडेंट्स हो, और स्टूडेंट सभी कम मेरे क्या है, फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट सब कम मेरे कम क्या है, फ्रेंड्स हैं। ओके, तो आप बेसिकली क्या थे, ट्रांसफरर थे। आपने मेरे को क्या करा है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, मैं आपका पेयर हूं। ठीक है, आप मस्ट भी क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट होनी चाहिए। और टीडीएस के अंदर विशेष बात यह है कि जिसको हम पेमेंट करना हो वो रेसिडेंट होना जरूरी होता है। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी आप स्टूडेंट की इंडिया में सिचुएटेड है तो भी टीडीएस होगा, और अगर ये कोई आपकी दुबई के अंदर क्या है, सिचुएटेड है, तो भी मुझको टीडीएस करना होगा। बस आप क्या होने चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए। अगर आप ही क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो, तो मैं आपका 194 आईए में कोई टीडीएस नहीं करूंगा। मैं कौन हो सकता हूं, मैं एनी पर्सन हो सकता हूं, मैं रेसिडेंट भी हो सकता हूं, मैं नॉन रेसिडेंट भी हो सकता हूं, मैं इंडिविजुअल भी हो सकता हूं, मैं इंडिविजुअल नहीं भी हो सकता हूं। मेरा क्या स्टेटस है ये रेलेवेंट नहीं है, आपका स्टेटस मस्ट भी रेसिडेंट होना चाहिए। आप मतलब कौन, जो आप क्या थे, ट्रांसफरर थे, मतलब आप कौन हो, पेई, जिसको मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा। अब मैं आपका टीडीएस करूंगा, कब करूंगा, या फिर तो जब मैंने आपको क्रेडिट कर दिया हो, या फिर मैंने आपको एक्चुअल में पेमेंट कर दिया हो। दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा मेरे पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। और अब मुझे टीडीएस डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ कितने, 1% से। एक मामूली रेट है, 1% की रेट से मैं आपका टीडीएस करूंगा। ओके, अब यहां पर विशेष बात है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपका टीडीएस करूंगा, लेकिन मैं आपका टीडीएस तभी करूंगा, मैं आपका तभी टीडीएस करूंगा जब उस ट्रांसफर का जो कंसीडरेशन है, या फिर तो वो, और इंग्लिश मतलब या फिर उसकी जो स्टैंप ड्यूटी क्या है, वैल्यू है। ठीक है ना, दोनों में से जो भी हायर है वो 50 लाख या उससे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से जो भी हायर हो, या फिर तो एक्चुअल कंसीडरेशन, या फिर कौन सा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान हो, कैपिटल एसेट में आपने 50C पढ़ा है, पीजीबीपी में आपने 43CA पढ़ा है। तो ये तो क्या हुआ, एक्चुअल कंसीडरेशन हुआ, और ये इधर आपका कौन सा कंसीडरेशन हुआ, डीम्ड कंसीडरेशन हुआ। तो एक्चुअल कंसीडरेशन है या फिर कौन सा कंसीडरेशन है, डीम्ड कंसीडरेशन है। जो भी क्या है कंसीडरेशन है, जो भी कंसीडरेशन है, उन दोनों में से जो भी क्या है, हायर है, वो मस्ट बी 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर ये लेस देन कितना है, 50 लाख है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो भी हायर है, अगर वो हायर भी लेस देन कितना है, 50 लाख है, तो ऐसी स्थिति में मैं पेयर जो हूं, मैं आपको जो पेमेंट कर रहा हूं, आपने मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या करी है, ट्रांसफर करी है, मैं आपका किसी भी तरह का क्या नहीं करूंगा, टीडीएस नहीं करूंगा। लेकिन मान लीजिए एक्चुअल कंसीडरेशन तो 49 लाख है। ठीक है, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए कितनी है, 51 लाख है, तो मुझे टीडीएस करना होगा, और टीडीएस भी मैं कितने पे करूंगा, 51 लाख पे करूंगा। और अगर एक्चुअल कंसीडरेशन मान लीजिए 51 लाख है, और उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए 49 लाख है, तो दोनों में से जो हायर है 51 लाख, अब मैं इस पे आपका क्या करूंगा, टीडीएस करूंगा, 1% की रेट से टीडीएस करूंगा। तो टीडीएस करने के लिए जरूरी है कि जो ये एक्चुअल कंसीडरेशन था और इधर ये जो डीम्ड कंसीडरेशन था, दोनों में से जो भी हायर था वो 50 लाख या 50 लाख से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर है तो फिर पूरे पे 1% की रेट से टीडीएस करूंगा, मैं करूंगा पेयर। मेरा स्टेटस कुछ रेलेवेंट नहीं है, बस हाँ आप रेसिडेंट होनी चाहिए, भले ही वो मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, ठीक है, जमीन, वो इंडिया के बाहर ही सिचुएटेड क्यों ना हो। अब समझिएगा, नहीं करना है मुझे कोई भी टीडीएस, मुझे टीडीएस नहीं करना है। अगर जो उसका एक्चुअल कंसीडरेशन है, या फिर उसका जो भी क्या है डीम्ड कंसीडरेशन है, ये दोनों ही क्या है, 50 लाख से क्या है, कम है, दोनों ही 50 लाख से कम है। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा आता तो मुझे टीडीएस करना पड़ता।
मुझे नहीं करना है अगर एक्चुअल कंसीडरेशन भी और उसका डीम्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों ही अगर 50 लाख से कम है, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रांसफर पे मेरे को किसी भी तरह का आपका टीडीएस नहीं करना है। ठीक है, तो आपने बात समझ ली। ये जरूरी नहीं है कि आपने उसको कैपिटल एसेट की तरह ही क्या करा हो, हेल्ड कराओ। इवन आप उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड कर रहे हैं तो भी मुझे क्या करना होगा, तो भी मुझे उस पर क्या करना होगा, टीडीएस करना होगा। बस अमेंडमेंट यहां पर देखें तो यह है कि पहले टीडीएस होता था एक्चुअल कंसीडरेशन पे। ठीक है, पहले टीडीएस होता था किस पे, एक्चुअल कंसीडरेशन पे। ओके, और अब होता है एक्चुअल कंसीडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जिसे हम बोल सकते हैं डीम्ड कंसीडरेशन। ठीक है, डीम्ड क्या है, कंसीडरेशन। इन दोनों में से जो भी क्या होगा, हायर होगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगा उस पे टीडीएस होगा। तो पहले सिर्फ ये था कि एक्चुअल पे होता था, अब एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों में से जो भी हायर होगा उस पे क्या होगा, टीडीएस होगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि अब जो प्रोविजन है उसको अलाइन कर दिया गया है किससे, 50C से। क्योंकि 50C में यही होता है, एक्चुअल कंसीडरेशन अगर कम है तो कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे होती है, और अलाइन कर दिया गया है किससे, 43CA से। वहां पर भी होता है कि अगर आपका एक्चुअल कंसीडरेशन कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे उसका टैक्सेशन होता है। तो अब टीडीएस भी क्या होगा, उन दोनों में से जो हायर होगा ना उसी पे टीडीएस होगा, एट द रेट ऑफ कितने से होगा, 1% से होगा। बस दोनों में से जो भी हायर है वो 50 लाख और क्या होना चाहिए, उससे मोर होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये अमेंडमेंट था। अब इसका जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि ये जो अभी आपने प्रोविजन पढ़ा है ना 194I, ये टीडीएस काटने का 1% की रेट से, ठीक है ना। तो यहां पर सेक्शन 203A जो होता है, 203A मतलब जहां टीडीएस काटने के लिए बोलते हैं कि टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन अकाउंट नंबर की क्या होती है, जरूरत होती है, वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बड़ी रीजनेबल बात है कि जगत सर ने आपसे एक क्या खरीदी है, जमीन खरीदी है जगत सर ने, और जगत सर आपको उसके लिए क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। आप मेरे कौन है, आप सभी, मैं आपको सभी को अपना फ्रेंड मानता हूं, और आप मेरे लिए यहां पर कौन कहला रहे हो, ट्रांसफरर कहला रहे हो। ठीक है, और ट्रांसफर भी कौन से वाले, रेसिडेंट ट्रांसफर, रेसिडेंट ट्रांसफर। तो यहां पर जगत सर को टीडीएस काटने के लिए, ठीक है ना, एक टीडीएस काटने के लिए पैन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये 203A क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से मैं आपका रिमूवल ऑफ क्या कर देता हूं, डाउट कर देता हूं कि जब ये आप 50 लाख वाली कंप्यूटेशन करेंगे, मैंने आपसे जो भी फ्लैट खरीदा है, मकान खरीदा है, मैंने दुकान खरीदी है, जमीन जो खरीदी है, इसको खरीदने में जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस थे, खरीदने के लिए मुझे और जो भी पेमेंट करनी पड़े, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए वो फ्लैट खरीदने के लिए कंपलसरी था कि एक पार्किंग लेनी पड़ेगी, तो उस पार्किंग के भी मुझको आपको 2 लाख रुपए क्या करने पड़े, देने पड़े। वो फ्लैट खरीदने के लिए मेरे को ट्रांसफॉर्मर का भी क्या देना था, पैसा देना था। ट्रांसफॉर्मर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बिल्डर ने मेरे को कहा कि ये पैसा मैं आपसे लूंगा। ट्रांसफरर के भी, ये ट्रांसफरर गले दिख दिया, ट्रांस, ठीक है ना, ट्रांस, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर के मैं क्या लूंगा, पैसे लूंगा। तो उसके उन्होंने मेरे से क्या ले लिए, पैसे ले लिए। उन्होंने कहा ये फ्लैट बन रहा है, इस फ्लैट में नीचे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे हमने क्या बनाई है, जिम बनाई है, क्लब एरिया क्या कर रखा है, बना रखा है। तो उसके लिए वन टाइम आपको क्लब मेंबरशिप फीस भी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो उन्होंने फ्लैट तो मेरे को 47 लाख में ही बेचा था, और 1 लाख रुपए की उन्होंने कहा वन टाइम क्लब मेंबरशिप फीस है, ठीक है ना। 2 लाख रुपए की मैंने 4 BHK फ्लैट खरीदा, तो उन्होंने कहा 2 पार्किंग लेनी पड़ेगी, और 2 पार्किंग आएगी 2 लाख रुपए की, 1-1 लाख रुपए की 2 पार्किंग लेनी पड़ी। ट्रांसफॉर्मर के नाम से उन्होंने मेरे से कितने पैसे ले लिए, 50,000 के क्या ले लिए, पैसे ले लिए। वन टाइम पानी के पैसे भी ले लिए, वन टाइम उन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है, पानी कनेक्शन ये सब के 50,000 ले लिए। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये सारे के सारे पैसे मुझे देने पड़े, क्योंकि वो फ्लैट मेरे को खरीदना था। तो ये सारा मेरे लिए क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। तो अब मेरे लिए यहाँ एक्चुअल कंसीडरेशन 47 प्लस 48 50, और ये कितना हो गया, 51 लाख हो गया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ने बस यही रिमूवल ऑफ डाउट कराया कि आपने वो फ्लैट खरीदने के लिए जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, पार्किंग फी के नाम, पार्किंग नहीं, हाँ पार्किंग के नाम से, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर के नाम से, ठीक है ना, फॉर्मर के नाम से, क्लब मेंबरशिप फीस के नाम से, ये जिम एरिया है उसके क्या है, नाम से, और एक साथ ही आपसे क्या ले ली गई है, मेंटेनेंस भी ले ली गई। उन्होंने कहा हम एक साथ ही 5 साल की क्या ले रहे हैं, मेंटेनेंस ले रहे हैं, कि बार बार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 5 इयर्स की मेंटेनेंस भी ले रहे हैं। तो ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं
जो मेरे इस कंसीडरेशन में इंक्लूड होंगे, अब मैं 51 लाख को मैं कंपेयर करूंगा किससे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। दोनों में से जो भी हायर आएगा उस पे मुझे आपका 1% टीडीएस करना होगा, और मैं आपका टीडीएस करके रहूंगा कब, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ कौन सा है, पेमेंट। दोनों में से जब भी जो भी चीज विच एवर इस क्या हो जाएगी, अर्लियर हो जाएगी, मैं आपका उस समय क्या कर दूंगा, टीडीएस कर दूंगा। और ये टीडीएस करने के लिए मेरे को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 उसकी भी क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसकी क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस ये हमारा सेक्शन था जो कौन सा था, 194 कौन सा था, आई ए था। 194 कौन सा था, आई ए था। तो बस ये हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो छोटा सा अमेंडमेंट था, एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है 194 आर, 194 कौन सा है, एस। ये वाला अमेंडमेंट तो ऐसा था कि पढ़ के ही हमको क्या हो गया, याद हो गया। अब आइए छोटे मोह से छिटमुट क्या है, थोड़े से अमेंडमेंट है वो मैं आपको कवर कराता हूं, बड़े सिंपल से हैं। 5 सेकंड का ब्रेक लेके पानी पी के हम कवर कर लेते हैं। ओके, यस यस, चलिए आगे का अमेंडमेंट कवर कर लेते हैं। बड़ा आसान सा अमेंडमेंट है, और सेम अमेंडमेंट टीडीएस और टीसीएस में भी हुआ है। टीसीएस की बात करें तो 206 सीसीए है, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर क्या है, नॉन फाइलर ऑफ क्या है, आरओआई, ठीक है, नॉन फाइलर ऑफ क्या है, आरओआई, मतलब जिसका हमको क्या करना है, टैक्स कलेक्शन करना है, जिसका हमको टैक्स क्या करना है, कलेक्शन करना है। ओके, तो जैसे कि मैं क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, आप कलेक्टिव हो, मैं आपका टैक्स क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। जैसे कि मैं सेलर हूं, आप कौन हो, बायर हो, ठीक है ना, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, आप मुझको पेमेंट करोगे, मैं आपका टैक्स क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। तो अगर आप नॉन फाइलर ऑफ क्या हो, रिटर्न हो, ओके, आपने रिटर्न क्या नहीं करा है, फर्निश नहीं करा, तो उस स्थिति में क्या होता है, टीसीएस की जो भी रेट है उस रेट को तो हम ट्वाइस कर देते हैं, जो भी रेट है उस रेट को हम क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं। और 5% दोनों में से जो भी क्या होता है, हायर होता है, उस रेट से फिर क्या होता है, टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। उस रेट से क्या होता है, टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। दोनों में से जो भी क्या होगी, हायर की रेट होगी। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, टैक्स कलेक्शन करने की रेट 1% है, तो 1 का हाई ट्वाइस करेंगे तो 2% होगा, और 2% और 5% दोनों में से जो हायर होगा उस रेट से क्या होगा, टैक्स का क्या करा जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे कि कई सेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता भी हूं। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे टीसीएस में कई जगह रेट ही कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। और भी जगह आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं, जहां रेट क्या दे रखी है, 5% दे रखी है टीसीएस में। तो एक रेडीमेड आपको बता रहा हूं कि क्या होगा उस केस में। तो उस केस में ऐसा होना है, जो रेट है आपकी, मान लो 5% रेट है, तो वो 5% रेट बढ़कर कितनी हो जाएगी, 10%। और 5% विच एवर इस क्या होगा, हायर होगा, उस रेट से आपका टैक्स का कलेक्शन होगा। लेकिन आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा है, कौन सी ईयर का, आपने आपके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है उसका रिटर्न क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब है जिसके रिटर्न फाइल करने की जो क्या होती है, ड्यू डेट होती है, ठीक है ना, रिटर्न फाइल करने की क्या है, ड्यू डेट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल बनाते हैं, आज की बात करते हैं, और आज मान लेते हैं 24 जनवरी 2023, मतलब बात हो रही है कौन से की, 22-23 की। ओके, इससे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा था, तो इससे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर था हमारा कौन सा, 21-22। अब 21-22 की तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट भी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। अब अगर आपकी 31 जुलाई थी तो भी वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। अगर आपकी 30th ऑफ क्या थी, 31st ऑफ अक्टूबर थी, तो वो भी क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। और अगर आपकी 30th ऑफ नवंबर थी तो वो भी एक्सपायर हो गई। तो आपके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो चुकी हो, और अभी तक आपने अपने पिछले साल का रिटर्न क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। अभी तक आपने अपने पिछले साल का रिटर्न क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा। तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, और ये कहता है कि जो भी टीसीएस के सेक्शन में जो भी रेट दे रखी है, जैसे 206C सब सेक्शन क्या हो गया, 1 हो गया, हमको 1 क्या दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, 1G भी दिया हुआ है, 1 क्या दिया हुआ है हमको, एच भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है, 1C भी हमको क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। तो जो जो रेट हमको वहां पर क्या करी हुई है, दी हुई है, उसका तो हम क्या कर लेंगे, ट्वाइस कर लेंगे। और 5% दोनों में से जो हायर होगा, फिर उस रेट से उसका टैक्स का कलेक्शन करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो पिछला प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो टफ। मान लो ये डेट आज की 24 जनवरी की डेट नहीं लेते, मान लेते हैं कि आप, ये बात हो रही है 24 अगस्त 2000 कौन से 22 को। उस समय मैं सेलर था, आप मेरे बायर थे, मेरे को आपसे टैक्स क्या करना था, कलेक्ट करना था।
अब इससे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की बात करोगे तो उसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तो एक्सपायर ही नहीं हुई 21-22 की, ना तो ये डेट एक्सपायर हुई, ना ये हुई, ना ये हुई। तो उस केस में हम कैसे देखेंगे? तो उस केस में हम देखेंगे वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो, तो वो हमारे लिए इस केस में हो जाएगा कौन सा? 20-21। भाई 21-22 जो है उसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है या फिर तो 31 जुलाई 2000 कौन सा है? 22। ओके, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए मैं करता हूं कि मेरे को आपसे टैक्स का कलेक्शन करना था और वो डेट थी 24 जुलाई 2000 कौन सा? 22। हाँ, अब आप बोल सकते हो कि मेरे पिछले साल के रिटर्न फाइल करने की कोई भी डेट एक्सपायर नहीं हुई, ना तो 31 जुलाई हुई, ना 31 अक्टूबर हुई, ना ही 30 नवंबर 2022 हुई। इसमें से कोई भी डेट एक्सपायर नहीं हुई। तो फिर आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 21-22 नहीं लेना, फिर आपको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा लेना है? 20-21 लेना है, क्योंकि 20-21 की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। अब इसमें से आप कोई सा भी देख लो, ठीक है ना, कोई सा भी आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, सभी ड्यू डेट आपकी क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। ठीक है, एक्सपायर हो चुकी है। तो आपके लिए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 20-21 हो गया। अब अगर 20-21 के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो गई? एक्सपायर हो गई और आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा, तो अब मैं जो आपका टैक्स का कलेक्शन करूंगा वो मैं कौन सी रेट से करूंगा? ट्वाइस सेक्शन की जो ट्वाइस है, सब सेक्शन की जो भी ट्वाइस रेट है और 5% दोनों में से जो भी हायर होगा उस रेट से मैं आपका टैक्स का क्या करूंगा? कलेक्शन करूंगा। सेम अमेंडमेंट हुआ है किसके अंदर? टीडीएस के अंदर भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मुझे आपका टैक्स का डिडक्शन करना था, मुझे आपको पेमेंट करना था। टीसीएस में तो कलेक्शन होता है और टीडीएस में क्या होता है? डिडक्शन होता है। टीसीएस में हम ज्यादा पैसा कलेक्ट करते हैं और टीडीएस में हम कम पैसा क्या करते हैं? पे करते हैं। तो टीडीएस में भी सेम बात है कि जिसको मुझे क्या करना है? पेमेंट करना है। मतलब मैं तो पेयर हूं और आप कौन हो? पेई हो। मुझे आपको क्या करना है? पेमेंट करना है, लेकिन आप कौन हो? आप नॉन फाइलर ऑफ आरओआई हो। सेम बात, ठीक है ना, सेम बात है कि जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो गई हो? एक्सपायर हो गई हो, ठीक है ना, वो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो गई? एक्सपायर हो गई। और अगर उस ईयर का रिटर्न आपने क्या नहीं करा? फर्निश नहीं करा, तो अब मैं जब आपका टीडीएस करूंगा तो सेम है, जो भी सेक्शन की रेट होगी उसका ट्वाइस करूंगा और 5% दोनों में से जो भी हायर होगा मैं वो करूंगा। तो ये सेम सेक्शन हमारे टीसीएस में भी है और सेम सेक्शन हमारे टीडीएस में भी है। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये प्रोविजन तभी एप्लीकेबल होगा जब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की, और उस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपका जो टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला के जो एग्रीगेट था वो 50,000 या 50,000 से क्या था? ज्यादा था। ठीक है, सेम विथ किस में है? टीडीएस में है। मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर हो गई, आपने रिटर्न भी फर्निश नहीं करा और उस ईयर के अंदर टीडीएस और टीसीएस दोनों एग्रीगेट मिला के, टीडीएस जो अब डिडक्ट हुआ है और टीसीएस जो आपका कलेक्ट हुआ है वो 50,000 या 50,000 से ज्यादा है, तो फिर ये प्रोविजन लगेगा। मतलब आप इसको ऐसा भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। कैसा समझ सकते हैं? बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए रिटर्न आपने क्या करा है? आरओआई रिटर्न तो आपने क्या कर दिया? फर्निश कर दिया। और टीडीएस प्लस आपका जो टीसीएस है, टीडीएस और टीसीएस जो है वो 50,000 या 50,000 से क्या नहीं है? ज्यादा नहीं है। ठीक है, 50,000 या 50,000 से ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप पे वो जो प्रोविजन है ट्वाइस और 5% विच इज हायर, वो प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने रिटर्न फर्निश कर दिया। मान लो आपने रिटर्न क्या नहीं करा? फर्निश नहीं करा, रिटर्न फर्निश नहीं करा और टीडीएस और टीसीएस दोनों मिलाकर भी 50,000 या उससे ज्यादा नहीं है, तो भी उस केस में ये प्रोविजन क्या नहीं होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने रिटर्न तो क्या कर दिया? फर्निश कर दिया, रिटर्न आपने फर्निश कर दिया, लेकिन और आपका टीडीएस और टीसीएस भी मिलाकर 50,000 उससे क्या है? ज्यादा है। 50,000 और उससे क्या है? ज्यादा है, तो भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ रिटर्न फर्निश कर दिया, यहां पर आपने रिटर्न क्या कर दिया था? फर्निश कर दिया था। ठीक है, यहां आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा था, लेकिन वो एग्रीगेट 50,000 और 50,000 से ज्यादा नहीं था। अब आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा और आपका टीडीएस और टीसीएस भी क्या है? 50,000 या उससे ज्यादा है, तो उस केस में आप पे ये प्रोविजन क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ रिटर्न फर्निश नहीं करने से एप्लीकेबल नहीं होगा, साथ में क्या होना चाहिए? साथ में ये भी होना चाहिए कि आपका उस ईयर का प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टीडीएस और टीसीएस दोनों एग्रीगेट मिला के 50,000 या उससे ज्यादा हो, तो फिर ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और सेम प्रोविजन टीडीएस में है और सेम ही प्रोविजन किसके अंदर है? टीसीएस के अंदर है। अब एक बात इसके अंदर और ध्यान से समझिएगा, आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा और एग्रीगेट 50,000 और उससे ज्यादा है, तो भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है किसके अंदर? सैलरी वाले पे। ठीक है,
ये जो हमारा एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है ना, कौन सा, पीएफ का, जिसका हम क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं, प्री मैच्योर विड्रॉल कर लेते हैं, तो उस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 194 बी जो विनिंग है, ऑलरेडी उन पे हाई रेट से कट रहा है, ठीक है ना, ये हॉर्स रेस वाला है, वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 194 आई है, अभी हमने कवर करा था, ट्रांसफर ऑफ क्या होता है, सर्टेन इमोल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये 194 कौन सा, आई बी, जहां पर आप 50,000 उससे ज्यादा का क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इंडिविजुअल एचयूएफओ आप, और रेंट दे रहे हो। 194 एलबीसी, 194 कौन सा, एम, 194 एन, खाते से पैसा निकाले, उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। किन पे नहीं होता, सैलरी 192, ठीक है ना, 192 ए, 194 कौन सा था, बी था, 194 डबल बी था, फिर 194 आई ए था, 194 आई बी था, फिर 194 एल बी सी था, 194 एम, और 194 कौन सा है, एम। इन सेक्शन पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो विशेष बात आपको यहां पर ये देखनी है, सबसे पहले रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हुई हो, एक्सपायर हुई हो, ठीक है ना, ड्यू डेट क्या हो गई हो, एक्सपायर हो गई हो, प्लस, ठीक है ना, ड्यू डेट एक्सपायर हुई है, और उस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, उस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का आपने आरओआई क्या नहीं करा है, नॉट क्या है, फर्निश्ड, ठीक है ना, ड्यू डेट एक्सपायर हो गई हो और आपने उसका अभी तक क्या नहीं करा, फर्निश नहीं करा, और उस ईयर का एग्रीगेट टीडीएस और टीसीएस भी 50,000 या उससे क्या है, ज्यादा है, तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। और ये प्रोविजन में रेट क्या बोलते हैं, जो भी आपने सेक्शन सब सेक्शन में पढ़ी उसका ट्वाइस कर लो, और 5% दोनों में से जो भी हो उसका आप क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए, हायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये एक बदलाव है। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट क्या था, इसमें पहले अमेंडमेंट ये था, इसमें पहले ये था, इसमें हम अभी तो सिर्फ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, पहले उसके अंदर 2 साल देखा जाता था। पिछले 2 सालों में अगर पिछले 2 सालों का रिटर्न आपने फर्निश नहीं करा है और उन दोनों ही सालों के अंदर टीडीएस और टीसीएस दोनों मिलाकर 50,000 से ज्यादा हो तो ये लगता था। अब वो टू प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को हटा के इन्होंने सिर्फ किसको रख दिया, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सिर्फ एक ही प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट आपकी क्या हो गई है, एक्सपायर हो गई है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जिसकी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या हो गई हो, एक्सपायर हो गई हो। तो पहले यहां पर 2 साल थे, 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर था, लेकिन अब यहां पर कितना है, 1 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ही है। लगे हाथ में आपको एक और करा देता हूं, ठीक है। अमेंडमेंट कुछ नहीं है, एक तरीका रिवीजन समझ लीजिए। टीसीएस के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर आप कलेक्टर को पैन फर्निश नहीं करते हो, आप अपना आधार फर्निश नहीं करते हो, तो फिर वो आपका टीसीएस करता है ट्वाइस रेट से और 5% विच एवर किससे, हायर से। मतलब आप देख लीजिए, पैन नहीं फर्निश करने पे और रिटर्न फर्निश नहीं करने पे दोनों पे सेम ही है, ट्वाइस और कितना है, 5%। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा। बस एक बात ध्यान रखना, ये जो 206C सबसेक्शन कौन सा होता है, 1H होता है ना, जहां पर आप सेलर थे, पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा वाला था, आपने इस साल सेल करी है 50 लाख से ज्यादा, तो उस केस के अंदर टीसीएस कलेक्ट करते हैं 0.1% की रेट से। अब अगर आपको बायर पैन क्या नहीं करता है, फर्निश नहीं करता, तो आपको यहां पर जो कलेक्ट करना होगा वो एट द रेट ऑफ कितने से करना होगा, 1 से करना होगा, 5 नहीं होगा। मतलब सीधा 0.1 से 5 नहीं हो जाएगा, 0.1 से कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। यही बहुत ज्यादा हो गया, आप इस तरह से याद कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 0.1 से सीधा क्या होगा, 5 हो जाएगा। आंसर इज नो, 0.1 से कितना होगा, 1% होगा। और विशेष बात यह है टीसीएस के अंदर, पैन फर्निश मत करो या रिटर्न फर्निश मत करो, दोनों पे सेम ही है, ट्वाइस और 5%। यहां पर भी देखे ट्वाइस और कितना है, 5% है, विच एवरेज क्या होता है, हायर ही होता है, ओके। और विशेष बात आपको यहां पर बता दी, 0.1 से सीधा 5 मत कर देना, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा मल्टीपल। 0.1 से 1 कर दिया, ये भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। टीडीएस में भी सेम प्रोविजन है, आप डिडक्टर हो, सामने वाला डिडक्टी है, अगर डिडक्टी आपको पैन फर्निश नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है, वहां यहां ट्वाइस नहीं होता, उस सेक्शन में जो भी रेट है, उस सेक्शन के अंदर जो भी रेट है, और 20% विच एवर इज हायर। इसको याद करना बड़ा सिंपल है, देखो ट्वाइस नहीं कर सकते, कई सेक्शन के अंदर तो टीडीएस काटने की रेट 20% होती है, ठीक है, तो 20 को हम 40 थोड़ी करेंगे। कई सेक्शन के अंदर हमको टीसीएस 30% की रेट से काटना है, तो 30 को 60 थोड़ी करेंगे। तो ये बोल रहे हैं रेलेवेंट सेक्शन और 20% विच एवर इज जो क्या होगा, हायर होगा, उस रेट से आपका क्या होगा, टैक्स का डिडक्शन होगा, अगर आप पैन फर्निश नहीं करते हो तो। पैन फर्निश नहीं करते हो और रिटर्न फर्निश नहीं करते हो तो वो तो सेम ही प्रोविजन है, ट्वाइस कर लो, और कितना, 5% विच एवर इज क्या होगा, हायर होगा, विच एवर इज हायर। तो ये प्रोविजन टीसीएस में भी है और टीसीएस में भी सेम है अगर पैन फर्निश नहीं करते हो, लेकिन टीडीएस के अंदर कुछ अलग है, रेलेवेंट
सेक्शन की रेट और 20% विच एवर इज हायर। और एक बात ये ध्यान कर लीजिएगा, 194 ओ होता है ना ईसीओ वाला, जहां पर 1% की टैक्स डिडक्शन की रेट है। तो अब अगर आप पैन फर्निश नहीं करोगे तो 1% से सीधा 20%, 20 गुना नहीं हो जाएगा, वो 1 से कितना होगा, 5% होगा। याद करने का तरीका है। 194 क्यों होता है ना, बायर है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा वाला, इस साल परचेस करिए 50 लाख से ज्यादा वाली, तो 0.1 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0.1 से कितना होगा, 5 होगा, 20 नहीं होगा। तो ये याद करने का तरीका है। ऐसा नहीं 0.1 से सीधा हम आपका 20 कर देंगे, ये 1% से सीधा हम आपका 20 कर देंगे, नहीं, 1% को हम 5 कर देंगे, इस 0.1 को कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या थे, अमेंडमेंट थे। तो अमेंडमेंट एज सच कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है 194 आर, 194 कौन सा है, एस। ओके, डन। चलिए ठीक है, कवर कर लिया। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, रीड करना बिल्कुल बनता ही बनता है। ठीक है, लेक्चर के भरोसे पे बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, प्रैक्टिकल करना। और हमारी यूएसपी ही है कि हम प्रैक्टिकल लेक्चर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स लेना चाहे, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल्स क्या कर सकता है, ले सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, न्यूमेरिकल वीडियोस भी ले सकता है एट द रेट ऑफ 2100 dt, 2100 आईडीटी भी क्या है, 2100 है। तो वो क्या कर सकता है, ले सकता है, जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल लेक्चर्स का क्या करा हुआ है, कवरेज करा हुआ है, डिटेल्ड कवरेज करा है। ठीक है ना, अराउंड मान के चलिए कितने आवर्स के हैं, ठीक है ना, 50 आवर्स के आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो। और विशेष बात है कि मेरा ये मानना है कि इन न्यूमेरिकल्स को करके भी, 50 आवर के न्यूमेरिकल्स को करके भी आप क्या ला सकते हैं, एग्जामिशन ला सकते हैं, एग्जामिशन ला सकते हैं। चलिए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।